हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स टू बी जीरो और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। आज हम लोगों को दो टॉपिक्स कवर करना है इस लेक्चर में। ओके, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े। ओके, तो आई होप आई गेस तुम लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद होगा। सभी ने रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला वगैरह सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। सारे फॉर्मूलेज आपके क्लियर है और न्यूमेरिकल्स भी क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, कंडीशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स टू बी जीरो। ये हेडिंग दे दो और ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर्स का जीरो होना चाहिए। इसके कंडीशंस देखने हैं, किन कंडीशंस में दो वेक्टर्स की एडिशन, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स की एडिशन ये जीरो है। तो वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें दो वेक्टर्स की एडिशन जीरो हो जाती है। ओके, दो या दो से ज्यादा। ओके, सभी वेक्टर्स की, मैं पहले स्टार्टिंग में दो की बात करेंगे। पहला कंडीशन क्या है, टू वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड शुड बी एंटी पैरेलल। ओके, यानी इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए और दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और एंटी पैरेलल होना चाहिए। एंटी पैरेलल यानी अपोजिट। ऐसे अगर दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आएगा। अब ऐसा क्यों, कैसे, देखते। सपोज इसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ए रहेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है यहां पे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी ए रहेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब एंटी पैरेलल है, मैंने तुमको समझाया एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री होता है, थीटा 180 डिग्री होता है क्योंकि अपोजिट होते हैं, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा सी, वो रहेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। देयरफॉर सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे हम लोग, ए स्क्वायर, क्योंकि बी यानी क्या था, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, तो बी के जगह भी क्या डालेंगे, ए प्लस 2a इंटू बी के जगह ए कॉस 180 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a स्क्वायर इंटू व्हाट इज cos 180, cos 180 -1 होता है। cos 180 -1 हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, ये माइनस इधर आ गया, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू 0। c यानी क्या था, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट 0 आया। तो ये कंडीशन फिक्स करके रख लो कि रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तभी 0 आएगा जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और वो एंटी पैरेलल रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहला वो ये कि अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स है, कैसे मैग्नीट्यूड्स हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, then resultant cannot be zero। रिजल्टेंट 0 कभी भी नहीं हो सकता, यानी मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है, यानी एक वेक्टर इतना बड़ा है और एक वेक्टर इतना छोटा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्टेंट 0 होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है और एंटी पैरेलल। ठीक है, ओके। इफ टू वेक्टर्स, अब दूसरा कंडीशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, नॉट एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल नहीं है देन ऑल्सो रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, यानी एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। अब एंटी पैरेलल है क्या, ये एंटी पैरेलल के लिए एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, एक ऐसा और एक ऐसा, सॉरी ऐसा,
है ना। इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जीरो होने के लिए कंडीशन भी कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आया ध्यान में पहला कंडीशन सभी को? ओके, नेक्स्ट कंडीशन लिखो, फॉर 3 और मोर वेक्टर्स। अभी तक 2 वेक्टर्स की बात करी थी, है ना। पिछले पॉइंट का पिछला स्टार्टिंग ही पॉइंट क्या था, 2 वेक्टर्स। अब जब 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर 3 और मोर वेक्टर्स दे शुड मेक अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। ओके, फॉर 3 और मोर वेक्टर्स दे शुड मेक अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड पॉलीगॉन? हाँ, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। अभी सपोज मेरे पास में 3 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर, 3 वेक्टर्स देखें। इसको मैं नाम दे दूंगा वेक्टर ए, इसको नाम दे दूंगा वेक्टर बी और इसको नाम दे दूंगा वेक्टर सी। इन्होंने अभी क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाया, क्लोज्ड पॉलीगॉन। हर एक के टेल हेड देखो, ध्यान से देखो, हर एक के टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। हर एक के टेल हेड यानी एक का टेल दूसरे के हेड पे, इसका टेल इसके हेड पे, इसका टेल इसके हेड पे, इसका टेल इसके हेड पे, है ना। ये क्या बना रहे, दीज 3 वेक्टर्स आर फॉर्मिंग क्लोज्ड पॉलीगॉन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर बाद में बताऊंगा कि इनका रिजल्टेंट जीरो कैसे। एक एग्जांपल बता दो, पहले हमको समझना है व्हाट इज क्लोज्ड पॉलीगॉन। ये 4 वेक्टर्स बनाए मैंने, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। ये भी क्लोज्ड पॉलीगॉन है, क्योंकि क्लोज्ड पॉलीगॉन की कंडीशन मैंने क्या बताई तुमको, एक का टेल दूसरे के, सॉरी, एक का हेड दूसरे के टेल पे होना चाहिए, या फिर एक का टेल दूसरे के हेड पे होना चाहिए। एक ही बात है, एक का टेल दूसरे के हेड पे या एक का हेड दूसरे के टेल पे, बस ये कंडीशन ध्यान में रखना है। देखो ऐसा हो रहा है क्या, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल, ये हेड ये टेल और ये हेड ये टेल, तो ये भी क्या बना रहे, क्लोज्ड पॉलीगॉन। तो जब जब भी क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। कैसे, अब समझाता हूं कैसे हो रहा है ये रिजल्टेंट जीरो, ठीक है। देखो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को अलग से देखूंगा मैं, है ना। वेक्टर सी वैसे के वैसा रख देते अपन, ये मैंने वेक्टर सी वैसे के वैसा बना दिया, है ना, ये वेक्टर सी है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है, सॉरी, मैं एक बार वेक्टर बी को अच्छे से बना दूंगा, ठीक है। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट मैं अलग कलर से बनाऊंगा, देखो यहां पे, ठीक है। ये बन गया रिजल्टेंट, है ना। तो मुझे थोड़ा सा इसका लाइनिंग चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उसको टू द स्केल बनाना पड़ता है ना, स्केल से अगर बनाओगे तो सही आएगा। ये वेक्टर सी था, है ना। अब देखो यहां पे एक ये वेक्टर है वेक्टर सी, और ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगेन ध्यान में आया, अगेन आई विल रिपीट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया, दूसरे कलर से, पिंक कलर से, ये हो गया इनका रिजल्टेंट। कौन सा लॉ लगाया मैंने यहाँ पे, ट्राइंगल लॉ लगाया। कौन सा लॉ लगाया, ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी। अब तुम सिर्फ 2 ही वेक्टर्स को देखोगे जिनको मैंने ये करके रखा है, ये एक और ये एक। ये दोनों वेक्टर्स कैसे है, दोनों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंटी पैरेलल है। देख लो, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंटी पैरेलल।
तो इसीलिए ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी किसका, वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। यानी फाइनली इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया सबको, क्लियर है? अगेन आई विल रिपीट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल इन मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं यहां पे, और अपोजिट इन डायरेक्शन यानी एंटी पैरेलल है, इसीलिए इनका रिजल्टेंट कितना रहेगा, 0। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हमको याद रखना है वो है पहला पॉइंट यह है मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 रहेगा। ऐसे ही लिखो, इसको तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में, है ना, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, है ना, बहुत आसान है। हिंदी में लिखा मैंने, हिंदी में समझ जाता है इसलिए, है ना। कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट 0 रहेगा। बहुत सारे लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना, मराठी में क्या बोलेंगे, कमीत कमी 3 कोप्लेनर वेक्टरचे रिजल्टंट 0 राहू शकते, है ना। 3 लैंग्वेज तो बता दिए, है ना। तो ये क्या लिखा है, इसको इंग्लिश में अगर इंग्लिश में फ्रेम करना है इस सेंटेंस को, तो फॉर रिजल्टेंट टू बी 0 फॉर 3 कोप्लेनर फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स for the resultant of coplanar vector should be 0, there should be minimum 3 coplanar vectors. Okay, minimum 3 coplanar vector का रिजल्टेंट 0 रहेगा। कम से कम 3 कोप्लेनार चाहिए, ओके, कम से कम 3 होना चाहिए, ओके, कोप्लेनार में। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स। ये दोनों सेंटेंस लिख के रख लो, हाँ, दोनों सेंटेंस लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए यहां पे, का रिजल्टेंट 0 रहेगा। ओके, मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 रहेगा, मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर, देखो फर्क है, वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 रहेगा। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो कम से कम 4 चाहिए, ये नोट डाउन करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। इफ n वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर एंड को इनिशियल, कैसे वेक्टर्स कंसीडर किया हम लोगों ने, कोप्लेनर एंड को इनिशियल आर अरेंज सच दैट दे हैव सेम एंगल ऑफ सेपरेशन, देन रिजल्टेंट इज 0, देन रिजल्टेंट इज 0। ओके, इसका मतलब समझाता हूं, पहले स्टेटमेंट लिख लो अच्छे से। n वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर एंड को इनिशियल, ओके, कोप्लेनर एंड कोइनिशियल आर अरेंज सच दैट, n यहां पे एक वर्ड ऐड कर लो, एक एक्स्ट्रा, इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भूल गया मैं, वहां पे लिख लो अभी। इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स विच आर कोप्लेनर एंड कोइनिशियल आर अरेंज्ड सच दैट दे हैव सेम एंगल ऑफ सेपरेशन, देन रिजल्टेंट इज 0। कैसे, देखो, ये 2 वेक्टर्स है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, 2 वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A है, और इनके बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन, ये दोनों कैसे, कोप्लेनर है, कोइनिशियल है। कोइनिशियल यानी सभी का टेल एक जगह पे रहेगा, सभी एक जगह से शुरू हो रहे हैं। मैंने पहले लेक्चर में समझाया था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, दोनों का टेल यहां पे कनेक्टेड है, देखो टेल है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या बोलेंगे हम लोग, 0 रहेगा। पहला एग्जांपल ड्रॉ कर लो, ओके। अब देखो, ओके, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा,
वेक्टर ए और वेक्टर ए, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों कोप्लेनर है, कोई इनिशियल है क्योंकि तीनों की टेल एक जगह पे जुड़ी हुई है। इनके बीच में एंगल सेम है 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट भी 0 आएगा क्योंकि तीनों के तीनों कैसे है, सेम मैग्नीट्यूड, कोप्लेनार, को इनिशियल। ठीक है। तीसरा, ठीक है। अब ये देखो यहां पे तीनों कैसे है, सॉरी चारों कैसे, चारों वेक्टर्स कैसे हैं, हाँ कोप्लेनार है, को इनिशियल है क्योंकि सेम टेल है, सभी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, सभी के बीच में एंगल सेम होना चाहिए, एंगल शुड बी सेम, दे शुड हैव सेम एंगल ऑफ सेपरेशन, यहां पे लिखा है अपन ने, दे शुड हैव सेम एंगल ऑफ सेपरेशन, तो इनका रिजल्टेंट भी 0 आएगा, 0। ओके। अब देखो यहां पे यहां पे एंगल मैं लिखता हूं, यहां पे एंगल नहीं लिखा मैंने, 180 डिग्री। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है इससे, वो कैसे ध्यान में रखना है, देखो। ओके, फॉर n वेक्टर्स which are equal, लिखते चलो, equal in magnitude, coplanar and coinitial, resultant will be 0 if angle between them is 360 डिग्री बाय n। ये पॉइंट समझाऊंगा, देखो ध्यान से। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 0 कब है, जब इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यानी क्या है एक्चुअली 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वेक्टर्स कितने थे यहां पे, 2 वेक्टर्स थे, यहां पे कितने वेक्टर्स है 3। अब इनका रिजल्टेंट 0 कब है, जब इनके बीच में एंगल इक्वल रहेगा। एंगल इक्वल कौन सा रह सकता है, 120 ही रह सकता है ना, तीनों में एंगल इक्वल है, मतलब तीनों में एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री। 120 यानी क्या होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अब कितने वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, चारों का रिजल्टेंट 0 है क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो मैंने बोला, अब एग्जांपल लेता हूं इसका, मैंने बोला 5 वेक्टर्स हैं, ओके, और कंडीशन ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है। तीनों कौन सी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोप्लेनार, कोइनिशियल, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोप्लेनार, कोइनिशियल, तो इनका रिजल्टेंट 0 है। तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, हर वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, मतलब 72 डिग्री। दैट्स इट, वेरी सिंपल। समझे कि नहीं समझे? हाँ, मैंने बोला अगर n वेक्टर्स है तो n वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट 0 होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अगर 12 वेक्टर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कोप्लेनार, कोइनिशियल, और उनका रिजल्टेंट क्या है 0, तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। तो ये टॉपिक ध्यान में आया सभी को? ओके। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट विच वॉज लास्ट की रिजल्टेंट 0 कब रहेगा। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये पार्ट हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे। ओके,
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो ये लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब आएगा। ओके, दैट्स इट।